प्रश्न 2, निम्न का मासा क्या है? तो ए में है 2 क्रमागत संख्याएं। तो प्रश्न 2 का ए क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं। तो इसका मासा ज्ञात करना है, यानी 2 क्रमागत संख्याएं का मासा। तो क्रमागत संख्याएं मतलब क्या हो गया? जैसे हो गया 1,2 ये हो गया, या 2,3, या क्या हो गया 3,4, ये सब क्या हो गया? क्रमागत संख्याएं, यानी लगातार। क्रमागत मतलब लगातार। तो 1 और 2, 2 कह रहा है 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे हो गया 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ये सब क्या हो गया? क्रमागत संख्याएं। ठीक है। तो मासा देखिए 1 और 2 का मासा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 और 2, तो 1 से 2 कट जाता है। अब 2 और 3 का मासा, तो देखिए 2 और 3 1 से कटता है। 2 और 3 किससे कटता है? सिर्फ 1 से, और किसी संख्या से तो कटता नहीं है। तो इसका मासा 1 होगा। इसका भी देखिए मासा 1 होगा, क्योंकि 3 और 4 सिर्फ 1 से कटता है। तो लिखेंगे, जैसे देखिए 1 से अगर 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2, 2 होता है, 1 आ गया इसका मासा। अगर 2 से हम 3 को भाग दिए तो 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गया 1, शेष 1 आ गया। तो 1 से अब 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2 2, इसका भी मासा 1 आ गया। 3 से 4 को भाग देते हैं तो 3 गुना 1 3, 4 में से 3 गया 1, शेष आ गया 1। तो अब 1 से 3 को भाग देंगे तो 1 तिया 3। तो देखिए सब में 1 आया है मासा। ठीक है, क्योंकि 1 से देखिए शेषफल 0 आ गया, तो 1 क्या होगा? मासा होगा। तो 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक भी 1 होगा। 2 और 3 का भी मासा 1 आया, और 3 और 4 का भी मासा 1 आया। तो लिखेंगे मासा बराबर 1, यानी 2 क्रमागत संख्याएं का मासा क्या होगा? 1 होगा, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम। तो इसका उत्तर होगा 1। बी में क्या कह रहा है? तो प्रश्न 2 का बी में कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन कौन है? क्रमागत यानी लगातार। तो 2,4, 2 कह रहा है, 2 मतलब 2 संख्या। तो 2 और 4 क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं मतलब जो 2 से विभाजित हो। तो 2 और 4 सम संख्याएं हैं। फिर 4,6, ये भी देखिए 2 लगातार सम संख्याएं हैं। फिर 6,8, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो 2 लगातार सम संख्याएं कौन कौन हो गया? 2 4, 2 के बाद 4 होता है सम संख्या में, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है। ठीक है, देखिए 2 और 4 लगातार सम संख्या है। 4 के बाद सम संख्या क्या होता है? 6। 5 तो सम संख्या होता नहीं है, 5 क्या है? विषम संख्या है। तो 4 के बाद जो सम संख्या आता है वो 6 होता है। 6 के बाद जो सम संख्या आता है वो 8 होता है। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं हो गया 2,4, 4,6 और 6,8, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं का मासा निकालना है। तो देखिए 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0। तो इसका मासा क्या आ गया? 2 आ गया, क्योंकि 2 से कट चुका है पूरा पूरी। अब 4 और 6 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 से 6 में लगाएंगे तो 4 गुना 1 4, 6 में से 4 गया 2, 2 से अब 4 को भाग दे देंगे तो 2 दूना 4। तो इसका भी मासा आ गया 2, क्योंकि 2 से कट चुका है। अब 6 से 8 को भाग देते हैं तो 6 गुना 1 6, 8 में से 6 गया 2। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6।
तो इसका भी मासा क्या आ गया, 2 आ गया। तो दो क्रमागत सम संख्याएं का मासा क्या होगा, 2 होगा। दो क्रमागत सम संख्याएं का मासा होगा 2। देखिए सबका मासा क्या आया है, 2 आया है, तो इसका लिखेंगे मासा यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 होगा इसका उत्तर। तो दो क्रमागत सम संख्याएं का मासा होगा 2। सी में क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं का मासा ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 और 3। देखिए ये सब 1 और 3 क्या है, दो क्रमागत विषम संख्या है। अगर और उदाहरण लेना चाहें तो 3 और 5 है विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। उसके बाद 5,7, तो दो क्रमागत विषम संख्याएं हो गया 1,3, 3,5 और 5,7। तो क्रमागत मतलब क्या हुआ, लगातार। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो देखिए 1 और 3 क्या है, 2 लगातार विषम संख्या है। 3 और 5 क्या है, 2 लगातार विषम संख्या है। 5 और 7 क्या है, 2 लगातार विषम संख्या है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मासा ज्ञात करना है। तो 1 से 3 भाग देंगे तो 1 गुना 3 क्या होता है, 3। तो इसका मासा क्या आ गया, 1 आ गया। अब 3 से 5 को भाग देते हैं तो 3 गुना 1 3, 5 में से 3 गया 2। अब 2 से 3 को भाग देंगे तो 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गया 1। अब 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2 2। तो इसका भी मासा क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए शेषफल जब 0 आ गया तो 1 क्या हो गया, मासा। तो 3 और 5 का मासा 1 हो गया। उसी तरह 5 और 7 का भी मासा 1 होगा। देखिए 5 से 7 को भाग देंगे तो 5 गुना 1 5, 7 में से 5 गया 2। अब 2 से 5 को लगाएंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1। अब 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2 2। तो इसका भी मासा 1 आ गया। ठीक है, इसका भी मासा क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब हुआ कि दो लगातार विषम संख्या का मासा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों का मासा 1 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, दो लगातार यानी दो क्रमागत विषम संख्याएं का मासा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं का मासा क्या होगा, 1 होगा। मासा बराबर 1। प्रश्न 3, निम्न का मासा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का एक क्या है, 4 और 15। तो 4 और 15 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 का और 15 का। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। तो 2 से 4 2 बार में लगता है। अब 15 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 3 बचे 15, 3 बचे 15। तो 4 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2, 15 बराबर 3 गुना 5। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। ठीक है, तो मासा देखिए मासा क्या हो जाएगा, यानी मासा हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गुना 2 है, यहाँ पे 3 गुना 5 है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में। अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो मासा हो जाएगा 1। जब कोई संख्या नहीं मिले अभाज्य गुणनखंड में तो मासा क्या होगा, 1 होगा। मासा क्या होगा,
एक होगा। मसा मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो 4 और 15 किसी भी संख्या से नहीं कटता है दोनों, तो इसका मसा क्या आएगा? एक आएगा, क्योंकि एक से तो कटेगा ही कोई भी संख्या। तो 4 और 15 का मसा एक हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है दोनों में, दोनों का अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मसा एक हो जाएगा। यानी 4 और 15 का महत्तम हो जाएगा एक, महत्तम समापवर्तक। बी में क्या कह रहा है? 8 और 9 का, 8 और 9 का तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 तिहाई 9, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3, तो देखिए मसा क्या हो जाएगा? अतः मसा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों में, तो मसा एक हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है अभाज्य गुणनखंड होने पर भी, तो मसा क्या हो जाएगा? एक। यानी 8 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक होगा। 8 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक होगा। सी में 4 और 13, 4 और 13 तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 दूना 4, 13 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 13 से लगेगा, 13 गुना 1 13, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 2, और 13 का गुणनखंड, 13 का अभाज्य गुणनखंड तो 13 ही होगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। क्या है? 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 का अभाज्य गुणनखंड 13 ही होगा, क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए मसा यानी महत्तम समापवर्तक, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या मिल नहीं रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13, यहाँ 2 नहीं है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, यानी मसा हो जाएगा एक। जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो उसका मसा क्या होगा? एक होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक होगा।